क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये किसी से विभाजित नहीं, ये सारे अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके रूप में लिखना। जैसे 140 का लिखना, पहला पार्ट है 140, 140, इसको 140 को लीजिए आप, 2 से लगाया 70, 2 से लिया फिर 35, 5 से लिया 7, यहाँ 7 से किया 1, यानी 140 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ 140 को लिखा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, 1 लिखे ना लिखे कोई बात। अब देखिए 2 है 2 बार, इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया, इंटू 5 गुना 7, बस हो गया, दैट्स ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसी तरह से 156 है, 156 को भी इसी तरह से 156, 2 से लगाया, 2 से 14, 1 15, फिर 2 से लगाया, अब 2 से लगेगा, 3 से लगाया 13, 13 रह गया ऐसे। इसका मतलब 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। अब 2 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया, बाकी ऐसे लिख दिया, हो गया कंप्लीट। तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, 3825, 3825, 3825। पहले 3 से लगाने की कोशिश करें हम, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ती 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब 5 से लगाएं, 5 अट्ठी 40, 2 5 पंचे 25, फिर से 5 से लगाइए आप, 17 पंचे 85, अब 17 से लगा दीजिए 1। अब ये देखिए 3825 को मैं कैसे लिखा, ये 3825 है, इसको 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 2 बार है इसलिए 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है इसलिए 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट में है 5005, इसको अगर हम करते हैं 5005, 5005, पहले अगर 5 से करो आप 1005, उसके बाद 7 से कीजिए, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, सॉरी 7 21, फिर अगर हम लेते हैं इसको 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, अब बचा था आपका 13 1। इस तरह से इसको लिखते 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कंप्लीट हो गया। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन 7429, 7429, ये थोड़ा सा बड़ा है चूंकि ये छोटी संख्याओं से कटता ही नहीं। सीधा लिया मैं 17 से, 17 का पहाड़ा बहुत कम बच्चों को याद रहता है, लेकिन पहाड़ा याद रखना चाहिए, वो जरूरी चीज है। 17 चौक 68, 17 चौक 68, 6 74, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 51 11 62 होता है, 11 बचा, 11 पर 9 119, 17 7 119, कट गया पूरा पूरा। फिर लिया मैं 19, 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तिया 57। अब 23, 23 जो है अभाज्य संख्या है, 1 लगा। इस तरह से 7429
को अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं लिखा 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, गुना एक की कोई जरूरत नहीं है, 17 गुना 19 गुना 23। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है, लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। और सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी एक फॉर्मूला टाइप का है कि जिस दो संख्या का हम लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन में 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो पुरानी विधि से हम लोग तो निकालते ही थे, एक विधि और होता है जो कि हो सकता है 8वीं या 9वीं में पढ़े हो आप। इसको जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में 26 को लिखा 2 गुना 13, 13 दूना 26 होता है, गुना एक तो सबके गुणनखंड होते हैं। एक इसलिए चिपका दिया जाता है क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब 26 का 2 गुना 13, 13 दूना 26, उसी तरह से 91 का 7 गुना 13, 17 63 91। अब इसका एलसीएम जो होता है, जिसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, इन सारे को गुणा कर दिया जाता है। हाँ, एक चीज देखा जाता है कि जो कॉमन है, जिसे 13 इसमें कॉमन है, इन दोनों 13 के बदले एक ही बार 13 को गुणा किया जाएगा। यानी ये होगा 2 गुना 7 गुना 13, 2 के बदले एक ही 13, 2 गुना 7 गुना 13, इसका मतलब हो गया 182। और एचसीएफ जो होता है, जिसको महत्तम समावर्तक कहते हैं, इन दोनों में जो कॉमन हो, जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो, तो कॉमन केवल 13 ही है, बड़ी संख्या यही है, बाकी एक है, एक तो कुछ होता ही है। एक से बड़ी संख्या एक भी कॉमन है और 13 भी कॉमन, तो सबसे बड़ी संख्या जो 13 है वो होता है। इस तरह से इसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ हो गया 13। अब चेक करके देखते हैं इनके गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है या नहीं। दोनों संख्या 26 और 91 है, 26 और 91 को गुणा किया 2366 आया। और इसी तरह से इसके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 182 है, एचसीएफ 13 है, इन दोनों को गुणा किया 182 और 13 को, ये भी 2366 आया। इस तरह से ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और उसके बाद एक इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी है एलसीएम यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये प्रूव करना। आइए पहले 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड 510 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 15 गुना 17 गुना 5 गुना 1 के रूप में। ऐसे लिखना अभी सिखा रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में भी। 510 जैसे है, इसको 2 से लिया तो आ गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से लिया या 3 से ले लें पहले, 3 8 24, 1 3 5 15, फिर 5 से लेंगे, यहाँ 17 बचेगा, फिर 17 से लेंगे, खत्म हो जाएगा। यानी 510 को लिखा मैं 2 गुना 3 गुना 17 गुना 5 के रूप में, फिर 92 को लिखा 2 गुना 2 गुना 23 के रूप में। अब देखिए इसका एलसीएम सबको गुणा करना है, केवल जो कॉमन है उसको छोड़ करके। कॉमन क्या है इसमें? 2, इसको छोड़कर सबको, इसको छोड़कर नहीं, सॉरी, ये जो कॉमन होता है ये 2 है, इसके बदले एक ही गुणा आएगा, यानी 2 एक ही बार ही आएगा। ये इन दोनों के बदले एक बार 2 ये आया, फिर 2 ये वाला है, फिर ये 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23, 17 और 23, इस तरह से ये गुणा करके 23,460 आया। इसका एचसीएफ
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन होता है सबसे बड़ा। तो ये दो ही सबसे कॉमन है, केवल दो ही कॉमन है, सबसे बड़ा भी यही है, इसलिए HCF हो गया 2। अब इसको सत्यापन इसका करते हैं। इन दोनों 510 और 92 का गुणनफल, 510 और 92 का गुणनफल ये आया। फिर उसी तरह से इसका LCM 23460 और HCF 2 का गुणनफल फिर यही आया। इस तरह से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था सत्यापित करने के लिए, ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें है 336 और 54। इन दोनों का LCM और HCF निकालना, फिर सत्यापन करना है इसका। ये सत्यापन एक फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको सत्यापित करना है, यानी पहले 336 और 54 का LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF के लिए अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3। ये आप जान चुके हैं, पिछले कई क्वेश्चन में बता चुका हूं अभाज्य गुणनखंड करना। 54 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें कॉमन ये 2 है, फिर एक और है कॉमन 3 है, ये वाला 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, ये वाला 3, यानी 2 संख्या कॉमन है इसमें, 2 और 3। अब जब इसका हम निकालते हैं, LCM निकालते हैं, सबको गुणा किया जाता है, केवल जो कॉमन है उसके बदले एक ही लगता है। यानी इसका LCM निकालने के लिए ये जो है आपका, ये इन सारे को गुणा करेंगे तो आएगा 324 और HCF आएगा, यहां 2 कॉमन है और यहां 3 कॉमन है, 2 3 6। अब इसको अगर हम इसका गुणनफल करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं 336 गुना 54, तब आता है 18144। फिर LCM और HCF इन दोनों को गुणा करते हैं, देखते हैं यहाँ LCM इंटू HCF है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये तो ये आया, और LCM इंटू HCF ये 324 गुना 6 बराबर 18144, दोनों बराबर आ रहा है। इस तरह से ये फॉर्मूला जो था ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालिए। LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 को 2 गुना 2, 2 दूनी 4 3 12, 15 का 5 गुना 3, 21 का 7 गुना 3, यानी ये 3 जो है इन सब में कॉमन है, इसलिए जो सारे में कॉमन होता है वो तो होता है HCF हो गया 3। अब LCM निकालने में होता क्या, इन सबको गुणा करते हैं, लेकिन जो कॉमन आ चुका है उसके बदले एक ही संख्या लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, यानी 2 गुना 2, देखिए यहाँ 2 गुना 2 गुना इन सब के बदले एक ही बार 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 7, इस तरह से इसको गुणा करके आया 420। यानी इन तीनों का 12, 15 और 21 का HCF आया 3 और LCM आया 420। ये निकालना है आपको 17, 23 और 29, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इस सबको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो 17 तो अभाज्य संख्या खुद है, 17 को केवल 17 गुना 1 लिख सकते हैं, बाकी गुणा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। उसी तरह 23 को भी 23 गुना 1, 29 इसको भी 29 गुना 1, क्योंकि ये 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है, ये विभाजित होगा ही नहीं, यानी टुकड़ा नहीं हो सकता ये। अब HCF सारे में जो कॉमन होता है, कॉमन सब में एक है, ये एक, ये हो गया आपका HCF, और LCM सबको गुणा करते हैं, तो 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, 11 360,
39 आता है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से 17, 23 और 29 का HCF आया 1। HCF को महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। महत्तम समावर्तक मासा आया 1 और लघुत्तम समावर्तक ये आया 11,339। फिर 8, 9 और 25 का एलसीएम और HCF हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड किया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8 गुना 1, 1 तो सबका गुणनखंड होता है इसलिए 1 लिख दिया। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इन सब में कॉमन है केवल एक सब में कॉमन है महत्तम समावर्तक, जिसको HCF कहते हैं। 8, 9 और 25 का महत्तम समावर्तक 1 हुआ, जो कि सारे में कॉमन है। लघुत्तम समावर्तक में सारे को गुणा कर देते हैं। इन सबको गुणा किया 2 गुना 2 गुना 2 किया है ना, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5 5 गुना 5, इस सबको गुणा करके 1800 आया। इस तरह से 8, 9 और 25 का महत्तम समावर्तक 1 यानी HCF 1, लघुत्तम समावर्तक यानी LCM। चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, बाकी एक फॉर्मूला में बार बार लिखा हूं कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, यही यहाँ प्रूव, इसी फॉर्मूले से इस सवाल को करना है। यहाँ दिया हुआ HCF 306 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF है 9। हमें निकालना उसी दोनों संख्या, यही दोनों संख्या यहाँ भी दी गई 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। यानी दोनों संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657। अब देखिए यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, HCF इंटू LCM बराबर दो नंबरों का उत्पाद मीन्स गुणनफल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब LCM कितना है 9 दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ 9, इन दोनों संख्याओं का 9 लिखा। LCM हमें निकालना है HCF इंटू LCM तो निकालना है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुना 657। अब LCM ये चूंकि निकालना है, इसको निकालने के लिए इस 9 को इधर करना पड़ेगा, इधर आकर नीचे हो गया ये। अब इसको हम काटने का कोशिश करते हैं, 9 से काटिए इसको, 9 तिया 27, 9 चौक 36, सीधा कट गया। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए, 34 को 657 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 22,338। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 का जो एलसीएम पूछा जा रहा है, ये एलसीएम ऑफ 306 और 657, 306 और 657 का एलसीएम हुआ 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 पे पावर n, यानी देखिए 6 पे पावर 1 बराबर 6 होगा, 6 पे पावर 2 बराबर 6 6 36, 6 पे पावर 3 बराबर 216 होता है। इस तरह से बड़ा 3 में मैं देखा कि भाई लास्ट में अंतिम में क्या है, यहां भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। क्वेश्चन है कि 6 पे पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी, तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। क्वेश्चन ये है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्यों? अब देखिए यदि अंक 6 पे पावर n शून्य के साथ समाप्त हो
तो शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का आना जरूरी है। यानी 5 का एक बार आना बिल्कुल कंपलसरी है। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। इसलिए 6 को मैं लिखा 6 पे पावर n, 6 को लिख दिया 2 गुना 3 पे पावर n। यहां 2 तो है, 2 तो है, ये 2 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 है ही नहीं। जब 5 नहीं है तो इस पर पावर कितना भी डालें हम, एक पावर डालें, 2 3 4 5 6 7 8, जितना पावर डालें 0 कभी नहीं आ सकता। यही बातें लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। यदि अंक 6 पे पावर n शून्य के साथ समाप्त होता तो इसे 5 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। अब 5 से विभाजित होने के लिए या तो लास्ट में 0 रहे या 5 रहे, इसके अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये 5 से विभाजित यानी इसके अंदर एक 5 होना चाहिए, जबकि 5 इसमें नहीं है, यही बात लिखा हो। इसलिए 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो 6 पे पावर n करने पर हमें कभी उसके लास्ट में 0 प्राप्त नहीं हो सकता है। लिखने का तरीका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये 2 ब्लॉक दिया हुआ है। ये भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्याएं क्यों है? देखिए, अभी हम लोग भाज्य और अभाज्य पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। भाज्य वो होता है जो जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो। जैसे 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, यानी 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के भी आता है। 8 2 गुना 2 गुना 2, यानी जो संख्या गुणा के रूप में लिखा जा सके वो तो भाज्य हुआ, और जो गुणा के रूप में नहीं लिखा जा सके ये तो भाज्य है जी। जैसे 7 लिया मैं, 7 को क्या लिखोगे? 7 गुना 1, केवल 1 ही लिख सकते हो, 1 के अलावा कुछ नहीं। या 11 गुना 1, यानी ये अभाज्य है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। भाज्य संख्याएं है, क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्या तब होगा जब गुणा के रूप में होगा। अब देखिए, ये इसमें तो गुणा तो है 3 जगह, लेकिन यहाँ प्लस है 1, इसमें भी साथ कई जगह गुणा है लेकिन बीच में प्लस है। अब आइए इसको हम लिखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया। इन सब में देखिए, इसमें 2 ब्लॉक है, एक यहाँ है, फिर प्लस करके एक ये है। इन दोनों ब्लॉक में 13 कॉमन है, 13 को कॉमन ले लिया मैं। अब इसमें बचा 7 गुना 11 गुना 13 की जगह 1 प्लस इस 13 की जगह 1, यानी 11 77 गुना 1 77 प्लस 1 77 प्लस 1, यानी 13 गुना 78। देखिए गुणा के रूप में है, ये गुणा के रूप में है। जब गुणा के रूप में है तो ये भाज्य है, ये गुणा, यही लिखा 7। इसी को फिर इस तरह कर दिया, ये नहीं भी करें हम कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 7 11 13 प्लस 13, यानी ये वाला जो है ये भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या। अब दूसरा नंबर ये, इसमें भी देखते हैं 2 ब्लॉक, एक तो यहां से यहां तक है, दूसरा ये है प्लस बीच में दिया हुआ। ये क्वेश्चन रहा आपका। इसमें से दोनों ब्लॉक में 5 कॉमन है, 5 यहां भी है और ये देखिए 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन ले लिया तो इस ब्लॉक में 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, ये प्लस 1। अब इसको अगर सबको गुणा करते हैं तब आता है 1008 प्लस 1, यानी 5 गुना 1009। गुणा के रूप में ये भी आ गया। जब गुणा के रूप में आ गया इसलिए ये भाज्य संख्या है। ये जो है दिया हुआ ये भाज्य संख्या। बस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार रास्ता, कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक गोलाकार रास्ता, ये मान लो ये गोलाकार रास्ता है, खेल का मैदान है कोई। यहां से 2 बच्चे हैं, एक सोनिया और एक
दूसरा नाम है रवि। सोनिया और रवि दोनों किसी बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। सोनिया को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। देखिए सॉरी सोनिया को लगता है 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। यहां से पॉइंट है, मान लो कोई ये, इसका नाम ए दे दीजिए, यहां शुरू करता है। अब देखिए सोनिया एक चक्कर लगाई 18 मिनट में, 18 मिनट फिर यही पहुंच गई, यहां शुरू की थी यहीं पहुंच गई। फिर दूसरा चक्कर अगर लगाती है तो 36 मिनट लगता है, यहीं पहुंच गई। इसको रहने दीजिए। 2 चक्कर में ये लगाई 36 मिनट में, 2 चक्कर। राहुल की बारी है, राहुल भी यहीं से स्टार्ट करता है। राहुल एक चक्कर लगाया 12 मिनट में, पहुंच गया यहां। फिर दूसरे चक्कर 24, 12 और 12 24 मिनट में, फिर यहीं पहुंच गया। तीसरा चक्कर फिर शुरू किया तो 24 और फिर 12 36वें मिनट में फिर ये यहीं पहुंच गया। यानी इस तरह से देखते हैं कि राहुल जो 3 चक्कर में, ये भी 3 चक्कर में पूरा करते, यानी इसको 36 मिनट लगा, इसको 12 24 मिनट लगा, यानी 3 चक्कर में, सॉरी 3 चक्कर लगाई, ये भी 36 मिनट। क्वेश्चन यही तो मैं ऐसे ही बता रहा था। अब देखिए ये दोनों जो है 12 और 18, एक लगाता है 18 मिनट में, दूसरा लगाता है 12 मिनट में। दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम सामर्थ्य जिसको होता है 12 और 18 का एलसीएम। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 12 18 लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अभी देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, 3 तो कॉमन आ गई है, इसलिए इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं। यानी ये पहले तो ये 2 लिखा यहां, फिर इन दोनों 3 के बदले एक बार लिखा, फिर इन दोनों 3 के बदले लिख दिया, इसके बदले लिख दिया, ये लिख दिया, फिर इन दोनों 3 के बदले ये लिखा, फिर इन दोनों 2 के बदले ये लिखा। इस तरह से 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36 मिनट। इस प्रकार से 36 मिनट के बाद सोनी जहां से जिस एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे चलना ये, फिर उसी बिंदु पर ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर उसी प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे, और ये इसका आंसर।